हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल के चलते हम डेली नहीं मिल पा रहे हैं, बट आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पैतृक संपत्ति पर बेटियों को बराबर हक जो दिया गया है, रिसेंट में ही काफ़ी न्यूज़ में था और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं एग्ज़ाम्स के लिए तो ये इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि जो सामाजिक जागरूकता होती है उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा अपने सभी नियर एंड डियर्स के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि चर्चा में क्यों है ये जो विषय है, ये जो टॉपिक है। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पैतृक संपत्ति पर बेटियों के अधिकार को लेकर फैसला दिया है। अविभाजित हिंदू परिवार में पुत्री को पुत्र के समान जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जेंडर बेस्ड इक्वालिटी स्थापित करने के लिए फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया है। 2005 से पहले जन्मी पुत्री को भी पैतृक संपत्ति पर समान अधिकार है। मतलब ये जो फैसला सुनाया गया है, इसमें 2005 से पहले जो पुत्री ने जन्म लिया है उन्हें भी पैतृक संपत्ति पर समान अधिकार है, पुत्रों के समान अधिकार है। और ये क्योंकि फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया है, इसीलिए ये काफ़ी न्यूज़ में है। इससे पहले ये जो प्रॉपर्टी के ऊपर राइट्स थे डॉटर और सन के लिए, जो राइट्स थे पहले, ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत डिसाइड होते थे, या फिर इस अधिनियम को, इस एक्ट को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 इसे फॉलो किया जाता था। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि 2015 में, इससे पहले अभी जो 2020 में फ़ैसला सुनाया गया है, इससे पहले 2015 में भी इसी से रिलेटेड फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया था। और वो फ़ैसला जो सुनाया गया था अभी के फ़ैसले से बिल्कुल अलग था। ठीक है, तो 2015 के अपने निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने बदला है। अभी थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं और देखते हैं 2015 का निर्णय जो अभी पूरी तरह से बदल दिया गया है, वो निर्णय क्या था। तो प्रकाश बनाम फूलवती मामले में, मतलब केस का नाम ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्रकाश बनाम फूलवती। इस मामले में 2 जजों की बेंच ने कहा था कि अगर 9 सितंबर 2005 से पहले पिता की मृत्यु हो चुकी है, उसकी पुत्री को संपत्ति पर अधिकार नहीं होगा। यानी कि उस निर्णय में कहा गया था कि 2005 के बाद पुत्री का जन्म हुआ हो तो उसे संपत्ति पर अधिकार हुआ, या फिर 2005 में या 2005 के बाद भी पिता एग्जिस्ट करते हैं, मतलब पिता जीवित हैं, तो पुत्री को अधिकार होगा संपत्ति पर। यानी पुत्री को सहदायकी का अधिकार नहीं है। सहदायकी क्या होता है? जो विरासत में संपत्ति मिलती है उसे बोला जाता है सहदायकी। तो पुत्री को सहदायकी का अधिकार नहीं है। लेकिन 2008 के दनम्मा बनाम अमर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 पुत्रियों को पिता की संपत्ति पर समान अधिकार होगा, भले ही उनके पिता की मृत्यु 2001 में क्यों न हुई हो। तो एक तो यहाँ पर फैसला बताया गया 2005 का। अब दूसरा कौन सा बता रहे हैं? 2008 का। 2008 में एक मामला आया था जब ये कहा गया कि 2 पुत्रियां हैं, दोनों को पिता की संपत्ति पर समान अधिकार होगा, भले ही पिता की मृत्यु 2005 से पहले हो गई हो। यानी कोर्ट का मानना था कि अगर पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पहले भी हुई हो तब भी पुत्री को सहदायकी का अधिकार होगा। दोनों फैसलों में अलग अलग व्याख्या होने से सुप्रीम कोर्ट के सामने संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 की सही व्याख्या करने की चुनौती थी। क्योंकि 2005 और 2008 दोनों में ही अलग अलग फैसले आए थे, तो अभी उसको कोई एक फ़ैसला फाइनल करके बताना था। तो कोर्ट का यह साफ कहना था कि क्या यह कानून पूर्ववर्ती प्रभाव से लागू होगा, यानी पुत्री का जन्म 9 सितंबर 2005 के पहले हुआ है तो क्या उसे पैतृक संपत्ति का अधिकार होगा। ये सवाल था कोर्ट के सामने। तो कोर्ट का कहना है कि अविभाजित हिंदू परिवार में पुत्रियों को पैतृक संपत्ति पर समान अधिकार है। और अभी जो निर्णय आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चूंकि पुत्री को जन्म से ही अधिकार है, इसलिए इस बात का कोई प्रभाव नहीं होगा कि 9 सितंबर 2005 को उसके पिता जीवित हैं या नहीं। जस्टिस अरुण मिश्रा, अब्दुल नज़ीर और MR शाह की बेंच का मानना है कि इस कानून की धारा 6 यानी कि संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जो है, उसकी धारा 6 ये साफ करती है कि पुत्रियों को पुत्रों के समान ही सहदायकी अधिकार है, चाहे उनका जन्म 9 सितंबर 2005 से पहले हुआ हो या बाद में। इसलिए यह कानून पूर्ववर्ती प्रभाव से लागू होगा। और क्योंकि बोला गया जन्म सिद्ध अधिकार है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि जन्म कब हो रहा है, या फिर पिता है या नहीं है, जीवित है या नहीं है। तो पुत्री को अधिकार है तो वो अधिकार रहेगा, ये कहना था बेंच का, और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है। और एक काफ़ी बहुत ज़्यादा फेमस टिप्पणी जो आई है, जो स्टेटमेंट आई है कोर्ट की तरफ से, जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई है, आपने भी सुना ही होगा इसको, कि एक पुत्र उसकी शादी होने तक बेटा रहता
एक बेटा रहता है, यानी कि जब तक उसकी शादी नहीं होती तब तक वो बेटा रहता है, लेकिन एक बेटी हमेशा एक बेटी ही रहती है। और इसलिए बेटी के अधिकार भी जन्म सिद्ध हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि जन्म कब हुआ है या फिर पिता जीवित हैं या नहीं हैं। ठीक है, ये कुछ फैसला सुनाया गया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोई भी नवीन सार्वजनिक दस्तावेजों के बिना किसी भी बंटवारे को कानूनी मान्यता नहीं दी जाएगी जो मौखिक रूप से किया गया हो और जिसका पंजीकरण ना किया गया हो। तो मान्यता उसी बंटवारे को की जाएगी जिसका पंजीकरण हो और जिसके सार्वजनिक दस्तावेज हों। लेकिन कंडीशन रखी गई है, कुछ मामलों में मौखिक बंटवारे की याचिका को स्वीकार किया जा सकता है अगर उसे सार्वजनिक दस्तावेज का समर्थन मिला हो तो। कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस मामले में जितने भी मामले अभी लंबित पड़े हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं ना जो लंबित पड़े हुए हैं, जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, उस पर अगले 6 महीने के भीतर फैसला करना है। 6 महीने के अंदर वो सभी फैसले निपटा देने हैं। अभी देखिए कुछ विधिक स्थिति के बारे में बातें कर लेते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन से एक्ट हैं, कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2005 में संसद में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में कई संशोधन किए गए। 9 सितंबर 2005 के दिन लागू हुआ संशोधन, यानी इस तारीख से हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 नए सिरे से लागू हुआ। धारा 6 को नए रूप से लिखा गया और कई सारे प्रावधान जोड़ दिए गए। धारा 6 सहदायिक की पैतृक संपत्ति के हस्तांतरण का प्रावधान करती है। तो धारा 6 यहाँ पर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसलिए इसको देख लेते हैं। धारा 6 खंड 1 कहता है, हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 के लागू होने की तारीख 9 सितंबर 2005 से ऐसा अविभाजित हिंदू परिवार जो मिताक्षरा विधि से चलता है उसने कोई सहदायिक की पुत्री के संबंध में निम्न प्रावधान होंगे। मतलब जो भी सहदायिक का जो भी प्रावधान है, सहदायिक क्या है मैं बता चुकी हूँ, विरासत में जो मिली हुई संपत्ति होती है उसके बारे में कोई भी अगर डिसीजन लेना है, कोई भी बंटवारा विभाजन करना है किसी भी हिंदू परिवार को, अविभाजित हिंदू परिवार को, तो सहदायिक से रिलेटेड क्या क्या इसमें प्रावधान है। धारा 6 में पुत्र के समान ही पुत्री भी जन्म के साथ ही साथ सहदायिक बन जाएगी। पुत्री को पैतृक संपत्ति पर समान अधिकार होंगे जो तब तक उसके पास होते जब तक वह पुत्री होती। और ये क्योंकि कहा ही गया है कि पुत्री हमेशा पुत्री ही रहती है, पुत्र शादी के बाद पुत्र नहीं रहता लेकिन पुत्री हमेशा पुत्री रहती है। तो जैसा इसमें कहा भी गया कि पुत्री को पैतृक संपत्ति पर समान अधिकार होंगे जो तब तक उसके पास होते जब तक वह पुत्री होती, और पुत्री हमेशा रहेगी इसलिए हमेशा वो अधिकार एक पुत्री को रहेंगे। और फिर लास्ट पॉइंट है, इस तरह की संपत्ति के संबंध में पुत्री के भी पुत्र के समान ही दायित्व होंगे। यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं है अधिकार ही दिए गए हैं, दायित्व भी दिए गए हैं। अब दायित्व से मतलब क्या है, अगर ऐसा है कि पिता के ऊपर कोई कर्ज है जो चुकाना है या नहीं चुका पाए हैं वो, तो ऐसा होता है ना कि कोई भी अगर पिता का कर्ज है तो बेटा उसको चुकाता है। लेकिन अगर क्योंकि पुत्री को अधिकार दिया गया है कि संपत्ति में बराबर का अधिकार है, तो दायित्व भी पूरा पुत्री का भी समान है। अगर कोई भी ऐसा कर्ज है या कुछ भी चीज़ है जो पिता की है पेंडिंग रह गई है, वो नहीं पूरी कर पाए हैं, तो उसको पूरा करने का दायित्व बेटे का भी है, साथ में बेटी का भी है। और ये बहुत अच्छा है, अधिकारों के साथ दायित्वों का होना भी बहुत ज़रूरी है। फिर आगे देखिए तो मिताक्षरा विधि, जो हमने पीछे एक देखा था वर्ड आया था मिताक्षरा विधि। मिताक्षरा विधि यानी हिंदू धर्म का विशेष विधान जिसके अनुसार हिंदू परिवारों में संपत्ति का उत्तराधिकारी यानी वारिस तय किया जाता है। तो सिंपली बोले तो मिताक्षरा विधि क्या विधि है कि हिंदू जो धर्म है उसके अंदर क्या होता है, हिंदू परिवारों में संपत्ति का उत्तराधिकारी किस तरह से तय किया जाएगा कि संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन है, या फिर अगर सभी उत्तराधिकारी हैं तो किस तरह बंटवारा होगा उनके बीच, इसी को कहा जाता है मिताक्षरा विधि। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि इसमें केवल पुरुषों को ही वारिस माना जाता है। लेकिन जो अभी फैसला आया है और जो कानून भी है उसके अनुसार सिर्फ पुरुष ही नहीं, वारिस पुत्र के साथ पुत्रियां भी हैं। मिताक्षरा विधि को ही हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के रूप में संहिताबद्ध किया गया है। आगे देखिए तो धारा 6 के खंड 3 के मुताबिक अगर किसी हिंदू की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के लागू होने की तारीख के बाद होती है तो उसकी संपत्ति का जो बंटवारा होगा उसमें पुत्री को पुत्र के समान ही हिस्सा दिया जाएगा। ये धारा 6 है, ठीक है, जो एक्ट है 2005 का, उसके अनुसार जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के जरिए संशोधन कर इस कानून को संघ राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया गया। क्योंकि हमें पता है जम्मू कश्मीर का पहले अलग संविधान था, अलग कानून थे, तो वहाँ पर ये जो अधिनियम है 2005 का ये वहाँ लागू नहीं होता था। लेकिन जब 2019 में जम्मू कश्मीर को संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया यानी कि यूनियन टेरिटरी बनाया गया, उसके बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी ये जो कानून है लागू होता है वहाँ पर भी, ठीक है।
अब आगे यहाँ पर सहदाई की संपत्ति उसी के बारे में थोड़ा बताया गया है, क्योंकि कई लोगों को वर्ड ये नहीं समझ में आया होगा। वैसे तो मैंने बार बार बताया, लेकिन फिर भी एक बार इसको अलग से देख लेते हैं। सहदाई की संपत्ति वह संपत्ति है जो किसी हिंदू पुरुष को अपने पिता, दादा या परदादा से विरासत के तौर पर मिली है। इस तरह की संपत्ति पर संयुक्त स्वामित्व होता है, यानी किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, संयुक्त होता है, पूरे परिवार का स्वामित्व होता है और जो विरासत में मिलती है। इसका बंटवारा करने का अधिकार केवल सहदाई के पास होता है, यानी कि जिसकी संपत्ति है, मान लीजिए दादा की, पिता की, दादा की या परदादा की, जिनकी भी संपत्ति है, उन्हीं का अधिकार है कि वो किस तरह से बंटवारा करना चाहते हैं या फिर वो किसी एक ही व्यक्ति को देना चाहते हैं। और इसे ही कहते हैं सहदाई की संपत्ति। 2005 के संशोधन से पहले इनमें केवल पुत्र होते मतलब पुत्र, पोते और परपोते को ही शामिल किया जाता था। 2005 के संशोधन से पहले पुत्रियों को यहाँ कोई जगह नहीं दी गई थी, लेकिन संशोधन के बाद पुत्रियों को भी पुत्री के समान ही इनमें शामिल किया गया। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। सबसे पहले हमने देखा था जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का अधिनियम था, उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी थी जिसमें मिताक्षरा विधि को शामिल किया गया था। साथ में सहदायिक जो था सिर्फ पुरुष को दिया गया था, ठीक है, पुरुषों को ही सहदायिक मिल सकता था, ऐसा कुछ प्रावधान था। लेकिन 2005 में उसमें संशोधन किया गया, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की गई। लेकिन 2005 में एक चीज़ जो रखी गई थी वो ये कि 2005 से पहले अगर पिता की मृत्यु हो जाए तो पुत्री को फिर वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा। ऐसा था 2005 के संशोधन में। 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया थोड़ा सा उसके बारे में, और 2015 में भी उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा फैसला आया था। लेकिन वहाँ पर भी ये था कि 2005 वाली जो सीमा तय की गई थी उस पर ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन फाइनली अब 2020 में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसमें स्टेटमेंट एक जो दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि पुत्र सिर्फ तब तक पुत्र रहता है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, लेकिन पुत्री हमेशा पुत्री रहती है। तो ये स्टेटमेंट के साथ ही सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दी हैं और अधिकार दिया गया है बराबर का, अधिकारों के साथ दायित्व भी दिया गया है। तो अगर आप किसी चीज़ के लिए अपने राइट के लिए क्लेम करते हैं तो आपका जिम्मेदारी भी बनती है। तो यही चीज़ बताई गई है। बेटियों को भी अधिकार और जिम्मेदारी दोनों चीज़ें दी गई हैं, जो कि अच्छी बात है। एक पॉइंट और मैं यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूँगी। अभी थोड़ी सी डिबेट इस बारे में भी शुरू हो गई है कि ऐसा होता है कि अगर हस्बैंड वाइफ मतलब कोई बेटा है और उसकी वाइफ है, उनकी कुछ प्रॉपर्टी है और वो उन दोनों की डेथ हो जाती है, तो उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो हस्बैंड के माता पिता को मिलती है। तो इस बात पर भी थोड़ी सी डिबेट अब चल पड़ी है कि अगर ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ की डेथ हो जाती है अगर साथ में, तो उनकी जो प्रॉपर्टी है, मान लीजिए उनके बच्चे नहीं हैं, ठीक है, वरना तो ऐसे ही होता है कि माता पिता के बच्चों को चली जाती है अगर उनकी डेथ हो गई। लेकिन हस्बैंड वाइफ है, उनके बच्चे नहीं हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो उनकी सारी प्रॉपर्टी सिर्फ हस्बैंड के माता पिता को क्यों जाती है, वाइफ के माता पिता को भी जानी चाहिए। तो ये भी थोड़ी डिबेट चल पड़ी और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। और वैसे तो मुश्किल ही है कि इस पर आगे बात की जाए या काफ़ी आगे बात बढ़े, सुप्रीम कोर्ट तक जाए या इस पर कोई फैसला है, मुश्किल लगता है मुझे। लेकिन देखना होगा, अगर इस पर भी कुछ बात होती है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा वो भी। फ़िलहाल तो इस फैसले के बारे में हमने बात की है, जो कि जो लैंगिक असमानता हम बहुत ज़्यादा देखते हैं उसको थोड़ा कम करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो ये था आज की इस वीडियो में। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, और हो सके तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जिसकी मैंने स्टार्टिंग में ही बात की थी ना, सामाजिक जागरूकता, उसकी बहुत ज़रूरत है। काफ़ी लोगों को ये प्रोविजंस ही नहीं पता होते, तो उनका वो लाभ कैसे उठाएंगे। तो हमारी जिम्मेदारी है